गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज में आज हम आ चुके हैं डे 126 पर। नॉन स्टॉप अपनी ये सीरीज चल रही है। स्टार्टिंग के 90 डेज में हमने सिलेबस कंप्लीट किया था। अगले 15 डेज में हमने रिवीजन किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे मॉक टेस्ट। तो आज हमें डिस्कस करना हमारा मॉक टेस्ट नंबर 21। रेलवे के अंदर जैसे सवाल पूछे गए हैं पास्ट में और जैसे अभी रिसेंट में पूछे जा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में इस सीरीज़ का लेवल अच्छा होता है। या फिर यूं कहें कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके जो SSC के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल की जितनी भी आपकी एग्ज़ाम्स होती हैं, तो इनको ध्यान से देखा करें। सीरीज़ में जहाँ कहीं भी कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा, बिल्कुल उसे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। कैलकुलेटिव नेचर का कोई सवाल आएगा तो भी उसका हम लोग समाधान करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है वो डाउट ग्रुप है, यहां आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए फिर, पिछले सेशन का एक सवाल हमें डिस्कस करना है। उसमें एक छोटी सी एरर हो गई थी, मतलब स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था लेकिन आंसर लिखते टाइम गड़बड़ कर दी थी। तो इसे थोड़ा सा सुधार लेते हैं। आपके पास नंबर है X, Y, 2, 3 और 5। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ऐसा आपको तनाव नहीं लेना है कि बाई चांस किसी सेशन में कई बार ऐसा होता है कि कोई कैलकुलेशन एरर हो जाती है, तो मैं तुरंत के तुरंत ही नेक्स्ट डे ही उस चीज़ का समाधान कर देता हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार देख रहे हैं तो इस टाइप का कोई स्ट्रेस आपके मन में आएगा। एक दिन का या 2 दिन का वेट कर लें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर आप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दिया करें। तो कंटिन्यूअस अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको यकीनन अच्छा खासा फायदा होने वाला है। क्या कहा था भाई? 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने की शर्त क्या है? पूरे का सम करो और 3 का भाग कर दो। सम करोगे तो एक आएगा आपके पास x + y। ठीक है, फिर 5 3 8 2 10, 10 में 3 का भाग दोगे, रिमाइंडर 1। तो मोटा मोटी जो बात निकल के आई वो ये निकल के आएगी कि x + y + 1 के अंदर 3 का डिवीजन होना चाहिए। अब 3 का डिवीजन होने की शर्त क्या है भाई? इसके अंदर x + 1 की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है देखना। अगर मैं इस पूरे को -1 तो कर नहीं सकता, ऐसा तो होगा नहीं कि x + y की वैल्यू आप -1 रख दें, क्योंकि जब नंबर आप लिखते हैं तो बीच में माइनस नहीं फंसा सकते। पूरा का पूरा नंबर है वो नेगेटिव होता है, उसके डिजिट नेगेटिव नहीं चलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इस पूरे को आप 3 बना लेंगे। 3 कैसे बनेगा भाई? x + y बराबर आपका 2 लिख सकते हो आप। इसके अलावा और क्या संभावना हो सकती थी भाई? आपकी x + y की वैल्यू, इस पूरे को 6 बना ले तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 5। ठीक है, इसके अलावा और क्या संभावना हो सकती थी? इस पूरे को 9 बना ले, 3 के मल्टीपल में ही रखना है। 9 बनाओगे तो यहाँ x + y की वैल्यू 8 रखनी होगी। लेकिन सवाल की शर्त क्या कहती है कि x + y की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल्स टू में क्या होनी चाहिए? आपकी 5। ठीक है, x और y के कितने कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल है? सारे ही लिख लेते हैं। x + y आपका 2 होगा और आप कभी भी कोई भी यहाँ पर नेगेटिव नंबर काम में नहीं लोगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू मैं 0 ले लूँ, y की वैल्यू 2 ले लूँ, या इसकी वैल्यू 2 ले लूँ, इसकी वैल्यू 0 ले लूँ, या फिर इन दोनों की वैल्यू 1 ले लूँ। एक संभावना। इसकी वैल्यू ले लेते हैं 4, इसकी 5, या फिर इसकी 5 और इसकी 0, 5 ही तो बनाना है। इसकी 1 4 इंटरचेंज कर दो, 4 1, फिर यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 3 2, और कोई संभावना तो बची नहीं है। अब ध्यान देना, ये नंबर x जो है ये कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। रीजन क्या है? आप जैसे 17 लिखो या 17 लिखो, दोनों एक ही बात है। प्रीफर हम लोग इसको करते हैं, इसको लिखना प्रीफर नहीं करते, क्योंकि नंबर के लेफ्ट के अंदर सारे ही 0 चल रहे हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यहां ध्यान क्या रखना है? x 0 नहीं कर सकते। कहां कहां हो रहा है भाई? x यहां 0 दिख रहा है, यहां 0 दिख रहा है। कितनी संभावनाएं बची? 2, ये 1 2 3 4 5। तो कुल मिलाकर के इस सवाल में 7 संभावनाएं निकल के आएंगी। 7 इसका करेक्ट रिजल्ट होगा। हमने एरर क्या की थी भाई? 0 को भी कंसीडर कर लिया था, उस वजह से हमारा रिजल्ट जो था वो 9 निकल के आ रहा था।
तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वहां पर क्या मिस्टेक थी। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, मॉक टेस्ट नंबर हमारा 21। सबसे पहले आप क्या करें, तुरंत जैसे ही स्क्रीन पर सवाल देखें उसको रीड करें, नोटबुक और पेन अपनी पास रखें। अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उस सवाल को आपको वैसे भी नोटबुक में उतारना ही है। रूट 11 माइनस 3 रूट आपका 8 है और इसके इक्वल में a प्लस बी रूट 2 है। तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आपको दिख रही है ये क्या होगी, सोल्व होगी। सोल्व होगी तो यहां पर जायज सी बात है, क्या पैटर्न रहा होगा, 2ab का। कई बार ये सवाल हम लोग कर चुके हैं तो इसका मतलब आपको इनमें तनाव नहीं आता। एक्चुअल में एक माइनस लगा हुआ है तो अंदर लिखी हुई वैल्यू किसकी होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, a माइनस बी के फॉर्मेट में रिजल्ट आएगा। क्लियर। चलो 2ab की टर्म है तो 2 लिखा आपने, ठीक है, फिर आपने 3 भी लिख लिया, उसके बाद 8 को आपने 2 अंडर रूट 2 लिख दिया, लिखा जा सकता है 2 रूट 2। 1 मिनट, ज्यादा लंबा कर दिया इसको, देखना 8 को क्या लिखोगे, 2 रूट 2 लिखोगे आप। 8 को आपने लिखा 2 रूट 2 और फिर आपके पास क्या है 3। अब आपको पता है यहां पर जो इसने बात लिख रखी है एक्चुअल में वो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से इसका रिजल्ट आएगा a माइनस बी। एग्जामिनर हमें क्या करता है, एग्जामिनर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दे देता है और चीजें रूट में होती हैं, इस वजह से स्टूडेंट को यहाँ पर टाइम लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जरूरी बात इस सवाल को लेकर यही है कि आपको पता तो हो कि असल में ये सवाल बनते कैसे हैं। पता हमने कर लिया, अब हमें ध्यान क्या रखना है, ये बात दे रखी है, इसको एडजस्ट करना है इस फॉर्मेट में। एडजस्ट करोगे तो क्या है, 2 तो आपका आना ही था, यहाँ पर 2 को लेकर कोई तनाव नहीं है। एक टर्म आपकी a हो गई, एक आपकी b हो गई। a का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, b का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। तो इसका मतलब ये 2 और 9 कितना होना चाहिए था, 11। जस्टिफाई हो गई बात। अब इसकी वैल्यू आपको लिखनी है, कहने का मतलब आप यहां पर कहोगे तो आपको पता चला कि इसका एक होल स्क्वायर क्रिएट हो चुका है। होल स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां बच्चा क्या क्या सोच सकता है, एक स्टूडेंट सोच सकता है कि सर मैं इसको मान लूं रूट 2 माइनस 3 और उसकी वजह से मेरा रिजल्ट आ जाएगा रूट 2 माइनस का 3। एक स्टूडेंट ये भी कह सकता है सर ये ऐसा भी तो था, तो इसकी वजह से मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 2। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो देखो बार बार आपको एक्सप्लेन किया है और हर बार ही जैसे ही हम लोग ये सवाल करते हैं इस बात को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अंडर रूट का जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। हालांकि नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, लेकिन ये जो अपनी वनडे की एग्जाम होती है इनके अंदर नेगेटिव वाला सिनेरियो नहीं चलता। तो आपको तनाव मुक्त रहना है, आपको यही ध्यान रखना है अंडर रूट हो रहा है इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव निकालना है। तो एक बात बताओ, अंडर रूट 2 में से 3 को लेस करोगे तो ये वैल्यू तो नेगेटिव बन गई, ये संभव नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये छोटे छोटे अगर आपके पार्ट क्लियर हैं, ध्यान रखना छोटे छोटे अगर आपके पार्ट क्लियर हैं तो आपने सीधे सीधे इस पैटर्न को कुछ इस हिसाब से लिखा कि भाई ये जब बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा 3 माइनस का रूट 2। ठीक है, इसके राइट में क्या बन रहा है, राइट साइड में इसी के बराबर जो वैल्यू बन रही है वो है a प्लस बी रूट 2। अब आपको जस्ट क्या करना है, कंपेरिजन। कंपेरिजन क्या है भाई, अंडर रूट 2 का जो भी मल्टीपल होगा वो b होगा। अंडर रूट 2 का मल्टीपल क्या है, यहां प्लस होना चाहिए था, प्लस लगाओगे तो ब्रैकेट में -1 लेना पड़ेगा, तो b की वैल्यू हो गई -1। a की क्या है, a की सीधे सीधे आपको 3 दिख रही है, पूछ क्या रहा है 2a, तो 2 गुणा में 3 6 हो गया, फिर प्लस 3b, 3 गुणा में -1 -3 हो गया। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट निकल के आ गया वो क्या आ गया 3। क्लियर है। देखो सीधी सीधी बात ये है, मैं ये आपसे समझाना चाह रहा हूं कि आपको अगर कोई बात नहीं आती है तो आप उसे डिटेल में सोल्व करके देखा करें। ठीक है, जितनी लाइनें मैंने डिटेल में लिखी हैं उससे आप 5 लाइनें ज़्यादा डिटेल में लिख लें। इस बात की आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि हमारा सवाल तुरंत होना चाहिए। सवाल तुरंत कब होगा, जब आपको नॉलेज होगा।
और किसी भी टाइप का उस पैटर्न से रिलेटेड दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा, तुरंत के तुरंत आप एक बात लिखेंगे और उसकी वजह से रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इस सवाल में कोई भी दमखम नहीं था, सीधे सीधे 3 √8 पर आपको दिमाग लगाना था। √8 को आपने 2√2 लिख दिया तो 2 तो अलग करना ही था। ए और बी की वैल्यू आपने मान ली 3 और √2, स्क्वायर करोगे 9 और 2 11 बन रहा है, बाहर निकालोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो बात लिखी आपने 3 - √2। ए साफ साफ पता चल रहा है 3 और बी का साफ साफ पता चल रहा है -1। पूछा क्या है 2a, 2 गुणा में 3 6 आ गया, माइनस का 3 करना है, रिजल्ट 3 आ गया। तो संभावना तो ऐसी भी है कि ऐसे सवालों को आप माइंड में डील कर लें, लेकिन कब कर पाएंगे, जब आपको ये पता होगा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए कि ये कौन सा तो पैटर्न है, इसका रिजल्ट जो बाहर निकलेगा वो किस नेचर का होगा, तभी आप इन सवालों को इजी वे में डील कर पाएंगे। चलिए भाई सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा, 40 रुपए प्रति केजी कीमत वाली शुगर या चीनी को 48 रुपए प्रति केजी कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ अर्जित किया जा सके। ध्यान क्या रखना है अभी, जब हम मिक्सर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ फर्स्ट क्वांटिटी की सीपी आती है, यहाँ भी सेकंड क्वांटिटी की सीपी आती है और यहाँ मिक्सचर की ऑल ओवर सीपी आती है। फिर क्रॉस में इसे हम लोग सोल्व करते थे, क्रॉस मेथड था। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि गड़बड़ यहाँ हो सकती है। जैसे इस सवाल में हम सीधे सीधे लिखेंगे तो पहले की सीपी दे रखी है, दूसरे की भी सीपी दे रखी है, लेकिन यहाँ क्या दे रखी है उसने, एसपी। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो फिर सोल्व करना स्टार्ट करें। पहले पार्ट की कीमत है 40 रुपए, दूसरे पार्ट की कीमत है 48 रुपए। ठीक, सेलिंग प्राइस 54 है तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। देखना 20% का प्रॉफिट मतलब 20% 1/5 होता है। 5 रुपए की चीज 6 में बेचेगा। 6 किसको बताता है भाई, 54 को। 1 किसको बताएगा, अपोन में 6, और हमें नीड किसकी है, 5 की। इससे ये कटा 9 बार, 9 गुणा 5 आपका 45 लिखा। यहां से यहां आ गया आपके पास 3 और यहां से यहां आपके पास निकल के आ गया 5। और वैसे भी ध्यान रखना हमेशा मिक्सचर की जो रेट आएगी वो इन दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी। तो रिजल्ट हो गया अपना 3:5, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सवाल देखना जरा, अगला कोड का सवाल है। क्या माइंड में डील कर सकते हो अगर सवाल रीड कर लिया है तो? कहा था आपको कि आदत डेवलप करनी है, जहां कहीं भी इजी और मॉडरेट सवाल देख रहे हो वहां पर सीधे सीधे दिमाग का यूज करना स्टार्ट करो। पेन कम चलाओ, दिमाग को ज्यादा चलाओ। 13 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल में एक जीवा या कोड केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई मेरे हिसाब से आपको साफ साफ दिख रहा होगा 24 सेंटीमीटर होगी। कैसे हुई भाई, पहले तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अगर आपको नहीं पता है। एक आपके पास कोड है किसी सर्कल के अंदर, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 13, और इस कोड की सेंटर से दूरी कितनी है 5। परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, ये दूरी 5 है। जब भी कभी आप सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कोड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, आपको असल में ये पूरी लेंथ ही बतानी है। रेडियस कितनी है 13, तो क्या फर्क पड़ा भाई, 13 को यहां से मिला दिया। 5 13 90 के सामने हाइपोटेनस है, ये वैल्यू 12 होगी, ये भी वैल्यू 12 होगी, तो 24। ये आपका रिजल्ट आ गया। ये सवाल आप माइंड में कर सकते थे, मेरे साथ अज्यूम करने का प्रयास करना, अगर नहीं हो पा रहा है तो। एक सर्कल है, उसमें एक कोड है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। ये लेंथ आपकी 5, इसके सामने रेडियस 13, 13 और 5 की वजह से ये 12 आएगी, इधर वाला पार्ट भी आपका 12 आ जाएगा। तो कोड की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी यहां से 24 सेंटीमीटर। देखना 7 की पावर 20, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250 और 5 की पावर 300, इनमें सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। इसके लिए हमने क्या सीख रखा है भाई, इसके लिए हमने सीख रखा है पावर को देखना जरा।
200, 150, 250, 300, इनका क्या लेंगे HCF, कितना आएगा भाई 50। तो जो पहला पार्ट है इसे आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 7 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी भाई आपकी 50 लिखा जा सकता है। अगला देखना जरा 9 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है फिर भी 50। 50 गुणा 3 150, 50 गुणा 4 200। फिर आगे 6 है तो 6 की पावर 5 कर ली और बाहर क्या रख लिया आपने 50। फिर अगला पार्ट है 5, 5 की पावर आपने 6 लिख ली और आगे आपने क्या लिख लिया 50, 300 जस्टिफाई हो गई। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अंदर लिखे हुए नंबर्स को एक बार के लिए हम लोग भूल जाएं, या अंदर लिखे हुए नंबर, इस पूरे नंबर को A मानूं, मैं इस पूरे को B, C और D, तो मेरे पास पैटर्न बना A की पावर 50, B की पावर 50, C की पावर 50 और D की पावर 50। इसका मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि ABCD में से कौन सबसे छोटा है, पावर तो सभी की 50 है, तो रिजल्ट उसका छोटा निकल के आएगा। जो नंबर सबसे बड़ा है उसका रिजल्ट सबसे बड़ा निकल के आएगा। चलो ऊपर तो दिमाग लगाना नहीं था, नीचे वाला देखना 7 की पावर 4, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49 और इनटू में क्या आ जाएगा आपका 49। या फिर ऐसा कर दो 7 का क्यूब कितना होता है 343 और गुणा में 7 आ गया। 9 का क्यूब कितना होता है भाई 729। 6 का क्यूब करोगे 216 और गुणा में 6 आ जाएगा। 5 का क्यूब करोगे 125 और फिर 5 का क्यूब 125। इतना पैटर्न आपने लिखा। आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए, देखना देखो 343, 300 को 7 से करोगे 2100 कुछ आएगा और ये 729 है, ये हट गया, ये छोटा है। यहाँ देखना 200 को 6 से करोगे 1200 कुछ आ जाएगा, ये अभी भी छोटा है। 125, 125 वो तो बहुत बड़ा आ गया। इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा 9 की पावर 150 आपका सबसे छोटा नंबर था, लिखा जा सकता है, कोई तनाव नहीं है। अब इसको लेकर के देखो, एक बात और समझना, एग्जाम हॉल में बैठ करके ये लाइन दोबारा से नहीं लिखनी है, ये लाइन आपको दोबारा से नहीं लिखनी है। रीजन क्या है, HCF आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या चल रहा है 50। तो 7 की पावर 200 है, 4 अंदर ले लो, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का क्यूब 343 गुणा 7 लिख लिया। अंदर 9 का क्यूब 729 पता ही है, फिर 216 गुणा 6 लिख दोगे, 125 गुणा 125 लिख दोगे। इनमें कोई तनाव ही नहीं ले रहा है, पूरा एग्जैक्ट थोड़ा ना गुणा करके देखोगे। 7 का 300 से भी करोगे 2100 आएगा, हट गया। ये 1200 कुछ दिख रहा है, ये भी हट गया, वो बहुत ही बड़ा है, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। तो एकदम डिटेल में नहीं लिखना था आपको यहां पर। सवाल नंबर 5 देखो, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 संख्या 88 से विभाज्य है। 88 से डिविजिबल होनी चाहिए। नंबर हमारे पास क्या है 6913x08। 88 को ब्रेक कर दो, ये 11 से भी और 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। 11 की पॉसिबिलिटी कम मिलती है, तो 11 को ही पहले चेक कर लें। एक एक प्लेस छोड़ करके नंबर ले लिए, ये वाले भी ले लिए, तरीका हमने सीख रखा है। 8 + x + 1 + 6, 8 और 1 9 और 6 15, तो यहां से क्या बन गया भाई 15 + x। दूसरा पार्ट देखना 0 3 और 9, 9 और 3 कितना बन गया 12। किससे डिविजिबल होना चाहिए 11 से। इसको इधर से लेस करोगे, देखो 15 लेस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बना आपके पास 3 + x / में 11। ये क्या बनना चाहिए आपके पास, संभावनाएं देखो, यहां पर आप रख सकते हो 8, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ रखा ही नहीं जाएगा। और x की वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से भी देखोगे तो एक ही जस्टिफाई हो रही है, तो x की वैल्यू 8 आपका यहां पर क्या हो गया करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। अगर आप पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते तो उसमें संभावनाएं 1 से ज्यादा निकल के आ जाती हैं। तो ऐसे सवालों में ध्यान क्या रखना है, 11 का मल्टीपल है तो पहले 11 वाले पार्ट को चेक कर लो, क्योंकि एक पूरी संभावना बनेगी कि आपने जो एक बार में सोल्व किया है उसी में से ही आपका रिजल्ट निकल के आ जाए। सवाल नंबर 6 देखना भाई, सवाल नंबर 6 देखना। सवाल को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। एवरेज का हमारा ये सवाल है।
6 में इसने क्या कहा कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 है, लड़कियों का औसत वजन 55 केजी है, लड़कों का औसत वजन कितना होगा। एक तो ध्यान रखना, आपसे एवरेज ही पूछ रहा है और आपको बता दिया है लड़कियां कितने परसेंट है, तो ओरिजिनल संख्या का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, पूरे ग्रुप का आपको एवरेज बता दिया, एक अलग पार्ट है उसका एवरेज बता दिया, दूसरा आपसे पूछ रहा है तो 60 का कोई महत्व नहीं रहेगा। महत्व किस का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। इजी से इजी नंबर में गर्ल्स 40% है, 40% क्या होता है भाई 2/5, टोटल 5 हैं, लड़कियां 2 हैं तो लड़के 3। तो क्लासरूम में बस आप इतना ही मानो कि 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। क्लियर। एक तरीका आपका ये हो सकता था कि आप इस सवाल को करते टोटल से। एक हमारे पास ये मेथड था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एवरेज का हमारा सवाल है, तो प्रयास किससे करें, टोटल से। हालांकि सवाल आपका कैलकुलेटिव होगा लेकिन सोल्व हो जाएगा। टोटल से करोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, देखो 55 लड़कियों का वजन कितना है, लड़कियों का औसत वजन 55 है, लड़कियां कितनी भाई 2, तो 55 गुणा में 2 आ गया। लड़कों का औसत वजन b मान लिया, लड़के कितने हैं 3, और सब का टोटल वेट कितना बताया 59.2। क्लास में बच्चे कितने हैं 5 और इनटू में 59.2। अब ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही है कि इस सवाल में बन रही है कैलकुलेशन। ठीक है, दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर 110 है, हालांकि उसको लेस करना है, फिर 3 का डिवीजन करना है। तो ये तो हमारा हो गया कैलकुलेटिव नेचर का सवाल, इसमें टाइम किल हो रहा है। फिर दूसरा मेथड क्या था भाई, एक बेस वैल्यू का जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसके थ्रू डील करो और सवाल को कुछ ऐसा समझो। देखना, एक क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं जिनका औसत वजन 59.2 है। क्लास में से 2 लड़कियां जिनका औसत 55 किलो है वो क्लास को छोड़ देती हैं। बचे हुए लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें। तो हमने क्या मान लिया भाई, पूरी की पूरी क्लास का एवरेज वेट मान लिया 59.2 कि क्लास में 5 बच्चे हैं, हर बच्चे का एवरेज वजन 59.2 है। 2 लड़कियों ने क्या किया, क्लास को छोड़ दिया, इनका एवरेज वेट कितना था भाई 55 किलो। तो इसका मतलब ग्रुप से बाहर 2 लड़कियां गई 55 केजी, और हमने क्या मान लिया था, हर एक बच्चे का एवरेज वेट 59.2 है जो हमें दे रखा था। इसका मतलब 59.2 में से 55 लेस करोगे तो कितना आएगा 4.2। इसका मतलब एक लड़की जब बाहर जाएगी उसके हिस्से में 59.2 था, लेकिन वो अपने साथ 55 किलो वजन ले गई और पीछे क्या छोड़ गई 4.2 किलो। ठीक है, 2 लड़कियां कितना वजन छोड़ के जाएंगी 8.4 किलो, लिखा जा सकता है 55 और 4 59। ठीक है, दोनों लड़कियां ग्रुप में 8.4 केजी वेट छोड़ गई। अब ये एक्स्ट्रा वेट है, इनको 3 लड़के खुद के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सबका हमने माना था 59.2, लड़कियों ने इतना एक्स्ट्रा वेट ग्रुप में छोड़ दिया, पीछे ग्रुप में 3 ही लड़के हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 6 28। इसका मतलब देखना एवरेज वेट कितना बढ़ेगा, 59.2 पहले था, 2.8 ऐड कर दो, 0.8 ऐड करोगे 60 और 2 62, ये अपना रिजल्ट हो गया। तो ये मेथड जो आपने सीख रखा है बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट कि जो आपको पूरी की पूरी क्लास का एवरेज वेट दे रखा था वो आपने बेस वैल्यू मानी। उसके बाद आपने सवाल को थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करके पढ़ा, उसकी कैलकुलेशन एकदम आसान हो गई, कुछ करना भी नहीं पड़ा। इवन आपको 59.2 लिखने की भी नीड नहीं थी, एक्स्ट्रा वेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, इतने में ही हमारा काम हो जाता। ये वाला जो सवाल है सिंप्लीफिकेशन में, ऐसे सवाल हमने कई सारे किए थे। मेरे ख्याल से एग्जाम अप्रोच हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी बात और समझ लो कि जैसे आप लिखते हो 3 1/2, आपका मन करे आप इसे 3 + 1/2 भी लिख सकते हैं, आपका मन करे इसे आप 3.5 भी लिख सकते हैं, आपका मन करे इसे आप 3.15 भी लिख सकते हैं, और आपका मन करे इसे आप 7/2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाले जो इस कैटेगरी के सवाल होते हैं इनको सोल्व करने में इस बात का रोल होता है
कि 3 1/2 है, आप उसे रीड करें 3 + 1/2। फायदा क्या होगा, हर संख्या के साथ 99 है, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग वैसे भी चल रही है, 6 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 99 99 99 कितनी बार भाई, 6 बार। 6 को 99 से गुणा करना है। हम लोग ऐसे सवाल करते थे तो क्या मानते थे, 999 को आप मान लो 1000 - 1, तो हम लिख सकते हैं 6 गुणा में 1000 - 1, तो रिजल्ट क्या देगा ये हमारा, 6000 - 6। ठीक है, एक काम तो आपने ये कर लिया स्मूथ वे से। बाकी जैसे ये 1/2 है, सॉरी 1/7 है, 2/7 3/7, उसको सेपरेट कर लिया ऐसे। अब उनको अलग से जोड़ना है, 1/7 + 2/7 3/7 7 6/7 तक। सबका एलसीएम बताना मुझे जरा क्या आएगा, सबका एलसीएम आएगा 7। ऊपर क्या लिखा जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जैसे ही आप ये सीक्वेंस देखते हो, ये चिक चिक करके कह रहा है कि मैं नेचुरल नंबर का पैटर्न हूं और मुझे सीधे ही ऐड कर दो। 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग ऐड करने का तरीका क्या होगा, 6 × 7/2, 6 × 7/2, 7 से 7 कट गया, इससे इसको काटोगे 3, ये इससे लेस होगा तो माइनस का 3 छोड़ेगा यहाँ पर, इसमें से लेस करना है तो 5997, ये हमारा क्या दे देगा, रिजल्ट। कॉन्सेप्ट आपका ये था। कंफ्यूजन है तो जहां चैप्टर पढ़ाया है भाई उस बात को फिर से आप डिटेल में देख लें। अगेन वही एक सवाल आपका अलजेब्रा का, जब तक आप इसके फॉर्मूले पर कमांड नहीं बनाएंगे तब तक ये हम लोग चलाते रहेंगे। a + b + c = 6 है, a³ + b³ + c³ - 3abc 126 है। आपसे पूछ रहा है ab + bc + ca की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूं पहले कि असल में मामला क्या है। सवाल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इस पार्ट के अंदर, देखो अगर आप इसे एकदम डिटेल में सोल्व करते हैं तो इसका मतलब ये तो वही वाहियात सी बात हो गई। इंपॉर्टेंट तभी है कि आपको ये सवाल सीधे और सटीक अप्रोच से सोल्व करना आता है। सटीक अप्रोच से सोल्व नहीं करोगे, एग्जाम में फॉर्मूला लिखोगे उसके बाद सोल्व करोगे, तो जितना टाइम ये सवाल लेगा इतने टाइम के अंदर आप और 3-4 सवाल कर सकते हैं। पहले तो इसको समझो। असल में देखो आपको पता है कि a³ + b³ + का c³ - का 3abc बराबर क्या लिखते हो आप, a + b + c, और फिर यहां पर क्या आ जाता है आपके पास, a² b² c² माइनस का ab + bc + का c है। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखा गया है, देख लेना, ये लिखा जाता है। अब मुझे एक बात बताना, इस सवाल के अंदर क्या ये फॉर्मूला एग्जाम हॉल में लिखने की नीड थी? इसके बराबर तो 126 उसने दे ही दिया, तनाव ही नहीं है। इसके बराबर वैल्यू दिख रहा है, 6 दे रखी है, कोई तनाव नहीं है। ये अपने पास नहीं है। एग्जाम में क्या करता है, ये जो इधर वाली 2 टर्म होती हैं, असल में आपको कमांड इस पार्ट पर करनी होती है। ऐसे फॉर्मूलों में आपके पास ये 2 टर्म होती हैं, इनमें से आपको एग्जाम में एक मिल जाती है और दूसरी आपको फाइंड करनी होती है। क्लियर है, काम आपको इसी पर करना है। और ये सवाल मैं उठा कहां से रहा हूं भाई, रेलवे ने तो पूछे नहीं है, सारे के सारे सवाल एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी हमारी सीरीज चलती है उसकी स्टार्टिंग में मैं ये कहता हूं कि ये सीरीज आपके लिए, इन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, तो उसको ध्यान से देखा करें। अगर आपको इन चीज़ों पर यकीन नहीं होता है तो पेपर डाउनलोड करने भाई आप एसएससी के पुराने वाले जो रिसेंट में हुए हैं उनको देखना स्टार्ट कर दें, उनसे भी आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब खेल सारा का सारा इस चीज का है। आपके पास है क्या, a + b + c, आपसे ये बात पूछ रहा है, ये नहीं दे रखी, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते भाई, इस पूरे की जगह मैं अगर रिप्लेस करना चाहूं a + b + c तो मेरे पास है ही, इसकी जगह मैं लिख देता हूं a + b + c का होल स्क्वायर, लिख दिया। जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² आएगा प्लस b² आएगा प्लस का c² आएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस का 2ab bc c, ये आ जाएगा। और यहां पर आपके पास क्या मेंटेन है, माइनस का ab + bc + c है। जैसे ये प्लस का 2ab bc c आएगा, इसको खत्म कर देगा और प्लस का छोड़ देगा,
तो हमें क्या करना है, इस पार्ट को हटाना है जो एक्स्ट्रा 2ab bc आ रहा है। तो क्या करें, माइनस का 2ab bc ca करें। एक माइनस का ऑलरेडी है, एक आप खुद कर दो, आप खुद कर दोगे तो माइनस का ये 3ab bc और ca। इस पार्ट पर आप जरूर कमांड क्रिएट करें। ये काम है आपका घर पे करने का, ठीक है। ये होमवर्क मान लो या हॉस्टल वर्क मान लो, जहां भी रहते हो पीजी वर्क मान लो, ये काम है आपका खुद से करने का। ये अगर आपने खुद से कर लिया, तभी मैं कहता हूं गिने चुने 5-6 फॉर्मूले अलजेब्रा में आपकी कमांड हर डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक बार आपने ये फॉर्मूला देख लिया, आप बिल्कुल इस सवाल को कर देंगे। समस्या है टाइम को बचाना है, जहां बच सकता है बिल्कुल वहां बचाने का प्रयास करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में अगर आपके सामने ये सवाल आता, ये सारा काम आपने कर लिया तो कैसे करते? आप सीधे सीधे देख रहे हो भाई, ये 126 आ गया, फिर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी आपका 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 36, माइनस का क्या होगा आपके पास 3, और पूछा क्या आपसे, जो x वो वहां सेट हो जाता है, लिख लिया। इतने से पार्ट को हमें सोल्व करना है। अब देखना जरा, 6 का डिवीजन करोगे 21 बार, 3 कॉमन ले लिया तो 12 इधर आ जाएगा, इधर 7, ठीक है। ये x आपका इधर आ गया, 12 में से 7 लेस कर दिया, क्या आ गया, 5 आ गया। कब कर पाओगे भाई ऐसा? जब आपकी इस पर कमांड होगी, ठीक है। तो जब पढ़ाया था तब भी मैं कह रहा था, इस सवाल को इसलिए मैं उठा रहा हूं बार बार कि हो सकता है रेलवे के जो आगे एग्जाम्स होने वाले हैं आपके, उनके अंदर ऐसे कोई सवाल वो डालना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसने ये कह रखा है कि अलजेब्रा भी आपके सिलेबस का पार्ट है। उसने ये थोड़ी ना कहा कि अलजेब्रा की ये सवाल पूछेंगे, ये वाले नहीं पूछेंगे। उनका मूड चेंज हुआ तो हो सकता है एक आधा सवाल आपके सामने रख दे। टाइम कब बचेगा? जब आप इस तरीके से करेंगे। चलिए भाई, सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। नौ नंबर सवाल में देखना, वैसे तो कुछ खास है नहीं। साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 45 सेक 60 डिग्री। सवाल तो ऐसा है कि माइंड में डील कर लें, लेकिन जरूरी बात फिर से, क्या सीखा था? जब आपके पास a प्लस बी 90 डिग्री होता है, इसकी ट्रिग्नोमेट्री में आपको टेबल बनवाई थी। a प्लस बी 90 होगा तो हमने देखा था कि साइन स्क्वायर a और प्लस का साइन स्क्वायर b, ये क्या बनता है 1। चाहे इसकी वैल्यू आप 89 डिग्री कर दो, यहाँ 1 डिग्री कर दो, बस सम क्या होना चाहिए 90। तो इस सवाल में देखोगे ये 20 डिग्री है और ये आपका 70 डिग्री है, ठीक है। 20 और 70 डिग्री है, 90 बन रहा है। इसका मतलब साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, माइनस टेन स्क्वायर 45 की भी वैल्यू 1 ही है, दोनों कट गए। सेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको लिखनी है। कोस 60 क्या होता है 1/2, उसको जस्ट इंटरचेंज कर दोगे 2/1 मतलब 2। ऑप्शन डी आपका रिजल्ट हो गया। वर्बली पेन तक टच करने की नीड नहीं थी इसमें भी। देखना, टाइम एंड वर्क का एक आसान सवाल है, सुधार क्या करना उस चीज को थोड़ा सा देख लो। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है। ए बी सी की इफिशियंसी का रेशियो 2:3:5 है। अगर आपको ठीक ठीक याद आ रहा है तो ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, उसके अंदर आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क में सबसे बड़ा चैलेंज होता है इफिशियंसी को फाइंड करने का। अगर सवाल आपको इफिशियंसी सीधे सीधे दे रहा है तो इसका मतलब ये सवाल नकली है। हाँ, अगर वो चाहे तो इसे और कैलकुलेटिव बना सकता है, लेकिन इफिशियंसी फाइंड करने में हमारा टाइम किल नहीं होगा, इजी वे में सोल्व हो जाएगा। चलो, वे कार्य को साथ मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य के 20% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? ए हर रोज 2 लड्डू खा सकता है, बी 3 खा सकता है, सी 5। तीनों मिलकर के 5 3 और 8 2 10 लड्डू खा सकते हैं। 6 दिनों में इन्होंने काम किया, तीनों ने, कितना काम हो जाएगा भाई? 60 काम हो गया, 60 लड्डू। क्या कह रहा है? ए अकेले उसका 20%, 60 का 20% क्या होगा 12 लड्डू किसको खाने हैं? ए को। ए हर रोज कितने खा सकता है? 2। 12 में 2 का भाग दिया, कितने दिन में? 6 दिन में। तो ये सवाल क्या आपको वर्बली करने की आदत डालनी है। इनको लाने का रखने का पर्पज इतना ही है। अमूमन जैसे बहुत रेयर होते हैं 1-2% बच्चे जो ये चाहते हैं कि
इनका जो पैटर्न है जो मॉक टेस्ट का है उसे टफ करें। टफ करने के लिए सिंपल सा सिनेरियो, कोई जोर वाली बात नहीं है। कैट ने इतने सारे पेपर ले रखे हैं, उनमें से कई सारे मेरे पास भी पड़े हुए हैं, सीधे सीधे उनको उठाएंगे, इसमें डाल देंगे। बैंक पीओ के अंदर कैलकुलेटिव नेचर के कई सारे सवाल मिलते हैं, एसएससी के अंदर हाई फाई लेवल के भी मिलते हैं। मुझे ये बताओ, आपको ज्ञान हासिल करना है या सिलेक्शन लेना है? मेरे हिसाब से आपका ओरिएंटेशन ये होगा कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इनमें आप सेलेक्ट हो जाएं। सेलेक्ट होने के लिए टीचर पढ़ा रहा वो सही है या नहीं है, इसके लिए आप सीधे सीधे अपने आसपास में कम से कम 30-40 पुराने पूछे गए पेपर सेट क्यों नहीं डाउनलोड कर देते? पेपर सेट डाउनलोड होंगे, आप मेरे मॉक टेस्ट देखेंगे, आपको तुरंत आइडिया रहेगा कि हाँ, हमारा जो टीचर है जैसे पेपर रेलवे पूछता उनके कंपैरिजन में ठीक लेवल लेकर चल रहा है। इससे हाई फाई की हमें नीड है भी नहीं, अनवांटेड मेहनत हम लोग करेंगे भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा चुनौती उन बच्चों के साथ होती है जो सीधे सीधे बस सवाल आ गया तो ये समझते हैं ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मतलब मैंने जो पढ़ लिया वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्या आएगा फिर एग्ज़ाम में जो मैंने नहीं पढ़ रखा? तो इसका मतलब तो आप जीवन भर जितना पढ़ेंगे उससे हटा के ही पेपर बनाएगा। तो क्या वो आपको साइड में बैठाकर पेपर बना रहा है कि आपको क्या क्या आता है वो नहीं दूंगा, मैं दूसरी चीज़ें दूंगा जो आपको नहीं आती? तो अपने पास कम से कम 20-30 पेपर का प्रिंट आउट निकलवा के रख लें, इससे आपको सहूलियत रहेगी। अनवांटेड इन चीज़ों को टिपिकल नहीं करना है, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। और हर मॉक टेस्ट में मैं 5-7 सवाल ऐसे बिल्कुल रखता हूँ जिससे जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिले। और इन सेशंस को कैट की तैयारी करने वाला बच्चा देखता नहीं है तो वैसा तनाव हमें लेना भी नहीं है। कोसेक 3 थीटा बराबर सेक 20 डिग्री प्लस 2 थीटा, सेम वो का वही पैटर्न है। a प्लस बी अगर आपका 90 डिग्री होगा तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? कोस बी। इसी को इंटरचेंज करके कहोगे तो आप क्या कहोगे? कोसेक ए बराबर सेक बी। शर्त क्या है? कोसेक की वैल्यू सेक की वैल्यू के साथ तभी इक्वल होगी जब दोनों का सम क्या निकल के आएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो कि जो 3 थीटा दे रखा है और आपके पास 20 डिग्री प्लस 2 थीटा आपको दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? 90 डिग्री। ये 20 डिग्री आप इधर भेज दोगे, 70 बचेगा, 3 और 2 5, 5 थीटा 70 है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 14 डिग्री। मेरे हिसाब से आप इसे ठीक ठीक देखते हैं तो ये सवाल माइंड में बन रहा है। 3 थीटा प्लस 2 थीटा 5 थीटा प्लस 20 डिग्री बराबर 90। 20 को भेज दिया राइट में, 70 हो गया। 70 में 5 का भाग लगा दिया तो 14 डिग्री आपका रिजल्ट निकल के आ गया। कोई तनाव नहीं लेना था, सीधे सीधे हो रहा है। चलो भाई, एक बोर्ड मास का आपका सवाल। बोर्ड मास के जब भी सवाल देखें, सबसे बड़ी एरर किस में हो सकती है आपकी? ऑफ के अंदर। ऑफ जहां भी यूज करें अवेयर रहें। इसके अलावा दूसरी एरर कहां हो सकती है? डिवीजन में। बाकी कोई तनाव लेने वाली बात है नहीं। 7.5 आपके पास पहले वैल्यू, प्लस का साइन है। फिर देखना 5.4 डिवीजन करना है 4.5 का। 5.4 बटा में 4.5 पॉइंट हट गया, ऊपर 54 है नीचे 45 है, 9 से कट रहा है। 9 6 54, 9 5 45। मल्टीप्लाई किसका करना है आपको? 2 का। माइनस 8 गुणा 4 डिवीजन में 3.2, तो 8 गुणा 4 सीधे आप 32 लिख दो और डिवीजन में आप 3.2 लिख दो। ये सोल्व करना है। इसे जब हम लोग ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, इसका 0 हट जाएगा, इसके गुणा में 10 आ गया और 32 से 32 कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 10। ठीक है। इसे जब आप सोल्व करेंगे 6 2 12, 6 गुणा 2 12, 12 में 5 का डिवीजन किया, 5 का डिवीजन 2 बार चला गया 10 तक, कितना बचा आपके पास? 2.4। तो रिजल्ट क्या आ गया भाई? 7 2 9.9, 9.9 में से 10 लेस कर दिया, रिजल्ट आ गया 0.1 माइनस का। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन ए है वो हो गया करेक्ट। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। सवाल नंबर 13। दो वर्षों के लिए 8% प्रति वार्षिक दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना? 48 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हिंदी में गायब कर दिया है, x की वैल्यू आपको फाइंड कर दी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। आपका पैसा कितना है? x रुपए। 2 साल का टाइम है, पहला साल और दूसरा साल। किस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट चलता था भाई आपका?
सबसे पहले क्या करोगे आप, x का 8% निकालोगे, वैल्यू a आएगी। ऐसे ही दूसरे साल x का 8% निकालोगे, वैल्यू a आएगी। और दूसरे साल इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, b आएगी। ऊपर वाला पार्ट हमने पढ़ा था, ये क्या होता है आपका पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट। एक बार के लिए देख लो, ये सारा का सारा मामला क्या होता था आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे हम लोग क्या कह सकते थे, CI माइनस SI। जब आपको मैंने पढ़ाया था तो ये बात अच्छे से कही थी कि 2 साल का CI माइनस SI दे दे, उससे नकली सवाल क्या हो सकता है। बस सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर चाहे तो कैलकुलेशन को डाल सकता है। आपको क्या दे रखा है उसने, CI माइनस SI। आपसे क्या पूछ रहा है, x। तो असल में देखोगे x का 8% a आ गया, उसका भी 8% क्या आ गया, b आ गया। तो एग्जाम के लिए हमने ये बात सीख ली थी कि जब भी कभी ऐसा सवाल होगा तो क्या करेंगे, x है, x का 8% पहले साल का साधारण ब्याज, उसका भी 8% ब्याज पर ब्याज, ये कितना है भाई, 48 रुपए। सोल्व कर दें, 8 6 आपका 48, फिर इसको काटोगे 3 बार, ये 4 बार, 4 से काटा आपने 25 बार। x बराबर 25 गुणा 3 75 और 2 लग गए 0। इतनी सी लाइन दिखते ही आगे कैलकुलेशन साफ साफ दिख रही है कि रिजल्ट जो हमारा है वो हो जाएगा 7,500 रुपए। चलो ये साथ साथ में थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, हल्का फुल्का। तो मान लो बाई चांस आप कोई कॉन्सेप्ट भूल भी रहे हैं तो तुरंत के तुरंत आपका रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या कहा कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहे तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी होगी। चीनी है, शुगर है, इसकी रेट 24% से बढ़ गई। आदमी क्या कह रहा है कि मैं अपना जो खर्चा है उसे 15% बढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब जो इसका कंजम्पशन है उसे कितने % रिड्यूस करना होगा। क्या तरीका पढ़ा था हमने, ये तरीका पढ़ा था कि भाई पहले चीनी लाता था वो 100 रुपए की, महंगाई 24% बढ़ गई तो आज उसे 124 रुपए देने होंगे उतनी ही चीनी खरीदने के लिए। आदमी कह रहा है कि भाई मैं तो 100 रुपए पहले खर्च कर रहा था, आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा 15% बढ़ाने को तैयार हूं। तो पहले 100 रुपए मेरे लगते थे, आज मैं 115 रुपए दे सकता हूं। दुकानदार कह रहा है उतनी चीनी चाहिए तो 124 रुपए दो। इसने 115 दिए, तो वो क्या करेगा, वो सीधी सी बात है 24 और 15 का अंतर कितना है, 9 रुपए की कम चीनी देगा। किसके हिसाब से, आज की डेट में ये टोटल पैसा लगता है उस ओरिजिनल का। तो 9 रुपए में 124 के बेसिस पर जितनी चीनी कम आएगी उतने % कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर दें, इसे 100 से गुणा कर दें। ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ गई है क्योंकि ये कट नहीं रहा है हमारा पूरा। तो क्या दिमाग लगाएं भाई, दिमाग चलो ऐसा लगा लो कि ये आपका कितना है, 900 में 120 का डिवीजन किया आपने, 124 का डिवीजन, 4 से काट लेते हैं, चलो 25 आ गया, 4 से काटोगे 31, 225 में 31 का डिवीजन, 7 को 30 से करते हो, ऑप्शंस में भी वैसे चल ही रही है ये वैल्यू, तो एक हिंट मिल गया। 7 गुणा 7, 7 गुणा 3 21, 217 आ गया। 217 225 लेस करोगे तो कितना बचेगा, 8। 80 में डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 2 बार, 2 से भी कुछ ज्यादा आएगा क्योंकि देखो 2 बार डिवीजन लग गया। फिर जो बचेगा उसमें एक 0 ऐड करके फिर 31 का भाग दोगे तो 7.252627 अपने को नहीं पता कितना है, ऑप्शन पर चले जाओ। तो ये जो वैल्यू आगे निकल के आएगी इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 7.3। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, रिजल्ट। क्या ऊपर चित्रकारी करने की नीड थी, नहीं भाई, ऊपर चित्रकारी नहीं करनी है, ये छोटे छोटे सुधार हैं, इनकी आपको आदत डालनी है। डेटा इतना नकली है कि कुछ बनाना ही नहीं था। 100 रुपए खर्च करता था दुकानदार, 124 मांगता है, ये 115 ही देना चाहता है, 9 रुपए कम। 9 कम किस पर भाई, 124 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। सोल्व करो, एग्जाम में तो इतना ही काम करना है, चित्रकार नहीं बनना है, आपको जॉब लेने से मतलब है। अगला क्वेश्चन रीड करना जरा, क्या कहा इसने।
अगले क्वेश्चन में देखो, ट्राइंगल एबीसी में बीसी पर, भुजा बीसी पर बिंदु P है, बीपी रेशियो पीसी कितना है 3:4। फिर Q जो पॉइंट है वो बिंदु P का मध्य बिंदु है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ वर्सेज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है। पहले तो इसमें बना लेते हैं डायग्राम जिससे आइडिया लगे। ट्राइंगल ABC है और BC पर पॉइंट है, तो इसका मतलब BC को नीचे बना लेते हैं, इजी रहेगा। पॉइंट P दिया है इसने बिंदु, और रेशियो क्या है BP और CP का, तो P को कहीं यहां बना लेते हैं। ये रेशियो कितना बता रहा भाई 3:4। फिर इसने क्या कहा कि BP का भी मिड पॉइंट क्या है आपका Q, ठीक। तो ये क्या रहेगी वैल्यू 1.5, ये 1.5, ये 4। तो इस रेशियो को तनाव ना लेकर के जस्ट डबल कर दें, 3 अनुपात कितना हो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 8। इसका हाफ करना है तो ये वैल्यू 3, ये वाली वैल्यू 3, और ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आपकी 14। आपसे क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABQ का एरिया, ट्राइंगल ABQ, A B और Q, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया। देखो जब आपको सीरीज पढ़ाई थी तब कहा था कि एक ही आधार पर ये जब लिखे जाते हैं तो उस केस में इनका एरिया, हाइट इनकी सेम हो जाती है, एरिया इनके बेस के रेशियो में चला जाता है। वो बात क्लियर नहीं है तो ध्यान से देखना। ट्राइंगल ABQ का जब आप एरिया लिखेंगे तो क्या लिखोगे 1/2, बेस इसका 3, जो भी बेस मानते हैं उसके सामने वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर इस पर तो ड्रॉ होगा नहीं, इधर बढ़ाओगे यहाँ कुछ आएगा, तो हाइट हमने लिख ली h। ट्राइंगल ABC का एरिया लिखोगे तो 1/2, बेस 8 और 6 आपका 14, हाइट क्या होगी, ये बेस माना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब पिछले वाला ही, तो ये h और 1/2 कैंसिल आउट हो गए। रिजल्ट कितना आ गया 3:14, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखा जाए वो बात अगर आज भी आपको ध्यान है तो ये सवाल यहीं खत्म हो गया। एक ही बेस के ऊपर, मतलब एक ही बेस लाइन एक ही होनी चाहिए और सामने का वर्टेक्स भी आपका कॉमन होना चाहिए। उस केस में ट्राइंगल के जो एरिया होते हैं वो उनके बेस के रेशियो में चले जाते हैं। रीजन 1/2 दोनों में आना है, हाइट दोनों में सेम आनी है, तो क्या बचेगा, बाकी पार्ट कैंसिल आउट, बेस इनका बच जाएगा और आपका सीधे सीधे रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 3:18 इसका रिजल्ट हो जाता। सवाल नंबर 16 देखना जरा। सिक्सटीन नंबर में देखो इसने क्या कहा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,880 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई दशमलव के एक स्थान तक, ठीक है। नियरेस्ट निकालना है एक डेसिमल के। इंपॉर्टेंट बात सुनना, डेटा इसने किस में पूछा है, परसेंटेज में, और प्रॉफिट लॉस भी उसने परसेंटेज में दे रखा है। इसका मतलब रुपए का तो कोई सीन ही नहीं है, तो 4,880 का यहां पर कोई भी रिलेवेंस नहीं है। ये फालतू में फंसाने के लिए दिया है कि बच्चा इसको काम करे तो सवाल और कैलकुलेटिव हो जाए, ठीक है। जैसे ऑप्शन आ रहे हैं उनके हिसाब से वैसे भी लग रहा है ये कैलकुलेटिव जाएगा, फिर भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। देखना दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है तो हम लोग लेके चलते हैं CP वर्सेज SP। एक एक बात को ध्यान से समझना, पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल। देखो पहले पर क्या हो रहा है भाई, 22% का लाभ। 22% लिखना चाहो तो 22/100 2 से काट सकते हो तो 11/50। तो हम कह सकते हैं कि आदमी ने कोई आर्टिकल 50 में खरीदा है तो वो उसे 61 में बेच देगा। दूसरे केस में लॉस कितने का, 20%। 20% 1/5, 5 रुपए का आर्टिकल कितने में जाएगा, 1 का लॉस लगेगा और 4 में बेच देंगे। सवाल की शर्त को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक सवाल सोल्व नहीं होगा। दोनों ही केसेस के अंदर इसने क्या कहा, प्रत्येक आर्टिकल को 4,880 रुपए पर बेचा जाता है। इसका मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम करनी है। 61 और 4 में कुछ कॉमन लग रहा है, नहीं भाई कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, और इक्वल बनाना है दोनों को। तो ऊपर 4 का गुणा कर दो और नीचे क्या कर दो 61 का, ठीक। अब सोल्व कर लें, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है इस पर दिमाग लगाना जरा। 50 × 4 200 तो ये आ गया, 5 को आप 60 से करोगे 300 ये आ गया,
और 5 को 1 से भी करना है, 305। 305 में 200 जोड़ा कितना आ गया भाई, 505 आ गया। 61 गुणा 4 है और 4 गुणा 61 है, तो हम कह सकते हैं 61 इंटू 4, 61 इंटू 4 दो बार है, तो 2 इंटू 61 इंटू 4। इसी एक पार्ट को 2 से गुणा करके सीधे लिख दो, तो 2 गुणा 4 8 हो गया, 8 1 8, 8 6 48। ये देखो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये किसी किताब में नहीं होते, ठीक है, किसी भी किताब में नहीं होते। कॉर्नर में मेरा लिखा हुआ है स्कोर। इस टाइप से मैं अमूमन सवालों के अंदर जब खुद डील करता हूं तो कैलकुलेशन करता हूं, आदत डालते रहूं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बताया, हो सकता है कोई आप दूसरी चीज इजाद कर लें धीरे धीरे किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसी चीजें देखें, मामला टिपिकल हो रहा है तो भी उसे थोड़ा सा आसान बना ले। तो आपने आसान बना लिया, अदरवाइज एक बच्चा क्या करेगा, 200 इधर लिख रहा है, इसको इधर लिख रहा है, इसको 61 गुणा में 4 लिखा उसने तो 244 आ गया, फिर उसको ऐड करके लिखा 488। इसी में आपका टाइम किल होगा। ऑल ओवर दिख रहा है आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है भाई लॉस, 488 से 505 तक जाना है, 12 जोड़ोगे 500 और ये 5, 12 और 5 कितना 17। 17 का लॉस किस पर भाई, 505 पर। प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से काटोगे 101 बार। 17 गुणा 2 34, 340 में एक इसका भाग दिया, रिजल्ट कितना, 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। 3 के आगे क्या आएगा, क्योंकि 3.6 भी है 3.4 भी है, तो सोल्व करें। देखो 3.6 और 3.4 है, 101 को 3 से किया 303 आ गया, 17 बच गया और हमने लगा दिया पॉइंट, 1 लगा दी इसके आपने बिंदी। गड़बड़ तो नहीं करने अभी, 303 17 कैसे बच गया भाई, 37 बच गया, 303 आ गया 37, एक पॉइंट लगा दिया, एक यहां आ गई बिंदी। इसमें डिवीजन किसका करना है, 101 का। डिवीजन कितनी बार जाएगा, 3 बार तो सीधा सीधा ही चला जाएगा, फिर कुछ बार और जाएगा। तो हम लोग इसे अगर अप्रोक्सीमेट माने तो ये 3.4% आएगा और हो क्या रहा है, लॉस। कौन सा ऑप्शन है भाई आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। सवाल का नेचर बिल्कुल कैलकुलेटिव था। एग्जाम में क्या नहीं लिखना था, पहला दूसरा आर्टिकल लिखने की नीड नहीं थी, सीपी पहले ही लिखते हैं, एसपी बाद में ही लिखते हैं, ठीक है। इतना काम एटलीस्ट आपको इस सवाल को लेकर के करना पड़ता, तब जाकर के ये इजी वे में आपका सोल्व हो जाता। चलो भैया अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 17। 17 नंबर में इसने क्या कहा कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एबीसी एक चाप है, एक आर्क है एबीसी, जो कि सेंटर पर 132 डिग्री का एंगल बनाती है। जीवा या कोड ए बी को बिंदु पी तक खींचा जाता है, तो एंगल सी बी पी की वैल्यू क्या होगी। जैसे जैसे ये आपसे कह रहा है वैसे वैसे हमने एक डायग्राम बना लिया। एक सर्कल है, एक आर्क है क्या, ए बी सी, तो ए यहां मान लो, बी यहां मान लो और सी यहां मान लो। ए बी सी ने जो सेंटर पर एंगल बनाया है वो कितना है, 132 डिग्री का। फिर क्या कह रहा है, जीवा ए बी को बिंदु पी तक खींचा जाता है। क्या गड़बड़ की भाई इसने, जीवा ए बी, अच्छा ये वाला, ओके। ए बी को पॉइंट पी तक हमने खींच लिया, फिर हमसे पूछ रहा है सी बी पी की वैल्यू क्या होगी। नकली सवाल है, कैसे भाई, देखना। इस सवाल को सोल्व करना है तो मैं इसे आगे तक बढ़ा देता हूं। ए बी सी और नाम दे दिया मैंने के। ए बी सी और के ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये एंगल मेरा x है तो ये वाला एंगल y होगा, और आपको पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। मुझे एक बात बताना, ए पी लाइन पर ये जो बना है आपका लीनियर पेयर, इसी को यही तो कहते हो, इन दोनों का सम भी 180 होना है। ये y है तो बचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ जो वैल्यू निकली है वो की वो वैल्यू यहाँ आपको लिखनी है। ये वैल्यू है कितनी, यहां से यहां जाते हो आप क्या करते हो, डबल, तो इससे इसमें आ जाओगे तो क्या करोगे, जस्ट हाफ करोगे। 132 का हाफ करना है 65 और एक कितना आ जाएगा, 66 डिग्री। ये 66 है तो ये भी आपका 66, या फिर क्या करोगे, ये 66 है तो 180 माइनस 66 करोगे, अगेन उसको 180 माइनस 66 करोगे, जो भी आया था, तो ये रिजल्ट आएगा। यहां से यहां गए और यहां से सीधे इसको लिख दिया। इजी था, मतलब कोई तनाव वाली बात नहीं है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारी वो हमने पढ़ भी रखी हैं।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना। क्या कहा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 पर चलते हुए कार्यालय 4 मिनट देरी से पहुंचता है। ओरिजिनल स्पीड 4 है, बाद वाली 3 हो गई। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनट में सामान्य समय, ओरिजिनल स्पीड 4 है, बाद में स्पीड 3, टाइम कितना हो जाएगा इंटरचेंज। ओरिजिनल टाइम 3 लगता था, बाद में 4 लगेगा, दोनों का अंतर 1, 18 मिनट। ओरिजिनल टाइम बताना है 3, 18 गुणा 3 54। सवाल ऐसा है, वर्बली किया जा सकता है और आपको भी प्रयास करना है कि आप इसे वर्बली करें। देखो ये वाला जो सवाल था, अगला अलजेब्रा का सवाल है, कौन से पार्ट से उठाया गया अभी, 7 पैटर्न से। सवाल ऐसा ही है, आप चाहें तो इसे वर्बली डील कर सकते हैं। कैसे भाई, ये वैल्यू आपको दे रखी है 2√2, आपसे पूछा क्या है x² + 1/x²। तो क्या कर लें हम लोग, इसका पहले कर देते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्रिएट हो जाएगी x + 1/x, और ये क्या होगा इसका स्क्वायर, और माइनस है तो इधर क्या लगेगा +2, 2 का स्क्वायर 4, 2 8 और 2 10 हो गया। अगेन आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक एरर हो सकती है स्क्वायर करने में, पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाते हैं तो पैटर्न क्या होता है, ये वैल्यू अगर a की है तो a² - 2, 10 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा भाई 98। एग्जामिनर चालाक होता है, दोनों ही ऑप्शन रखता है। एग्जाम की बात कर ले कि एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ये चित्रकारी नहीं करनी, ये चित्रकारी 7 पैटर्न सीखते टाइम ही करनी थी और वो हमने की भी थी। √x - 1/√x है, उधर स्क्वायर आपको दिख रहा है तो आपकी समझ में आया, पहले इसका स्क्वायर होगा, x + 1/x बनेगा। नेगेटिव पैटर्न है तो a² + 2 करोगे, 2√2 का स्क्वायर 8 आ गया, +2 10। x + 1/x की वैल्यू 10 है, स्क्वायर करोगे तो x² 1/x² का पैटर्न, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगा a² - 2, 10 का स्क्वायर -2, रिजल्ट कितना आ गया 98। इवन आपको पेन तक टच करने की यहाँ पर नीड नहीं होनी चाहिए और ये आपको आदत डेवलप करनी है। अगले सवाल में देखो इसने क्या कहा, 3 sin θ = 4 cos θ। साइन अपोन में क्या लिख लेते हैं हम लोग कोस। tan θ की वैल्यू क्या आ गई भाई 4/3। 4 किसको बताता है परपेंडिकुलर को, 3 किसको बताता है बेस को, और इन दोनों की वजह से हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3, 4 की वजह से 5। पूछा क्या है भाई tan² θ, tan² θ ये वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दो, 16 में आ गया 9, प्लस sin θ - cos θ, साइन और कोस दोनों के ही अपोन में हाइपोटेनस 5 आएगा। साइन के साथ क्या है ऊपर परपेंडिकुलर, कोस के साथ है बेस, 4 - 3 1 आ गया। एलसीएम 9 5 45, तो 9 का डिवीजन 16 5 आपका 80 हो गया, और ये यहाँ पर 9 बार हो गया तो ये 9, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया अपना 89/45। इतना सा काम करना था, बड़ी ही नॉर्मल सी कैटेगरी है, कुछ बहुत ज़्यादा तनाव वाला सवाल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, देखो एक आर्टिकल को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो उस आर्टिकल की एक्चुअल में जो मार्क प्राइस है वो x रुपए है, x पर 25% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब बेचने की रेट क्या आएगी, इसका 75%, क्या लिखोगे 3/4, लेकिन बेचा नहीं है इसने, एक और डिस्काउंट दिया है। 15% वैसे लिखते हो तो 15/100 3/20 लिखा जाता है, 3 का डिस्काउंट होगा, कीमत क्या रहेगी 17, किसके बेसिस पर 20 के बेसिस पर। यही वैल्यू आगे जाकर के कितनी बन रही है 612। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मामला आपका सोल्व हो रहा है, तो पहले इसको सोल्व कर दें। 3 से आप काटोगे 2 बार, 0 बार, 4 बार, ठीक है। इसके अलावा क्या आ गया भाई, गलत तो नहीं कर दिया ना इसको, 3/20 आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है। देखो आगे इसे हम कैंसिल आउट करें, 17 से 17 एक बार, 3 बचा, 17 2 34। x की वैल्यू देखना 12 गुणा 4 गुणा 2 8, 12 8 96, एक लग गया आपका 0। तो ये सवाल इजी वे में हो गया, ना तो इसमें कैलकुलेशन थी ना ही इसमें कुछ और था। अगला फिर से देखना अलजेब्रा का सवाल, a + b की वैल्यू 5 है, a × b की वैल्यू 3 है। अब यहाँ से एक बात तय हो जाती है
कि आप कितना भी दिमाग लगाएंगे तो अलग अलग ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, मुश्किल होगा निकालना, आसान नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या लिखते हो भाई, इससे आप लिखते हो ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ ए प्लस बी है और ए इंटू में बी है, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। या तो आप इसे अलग से निकालो, या फिर आपको कहा था कि इस फॉर्मूले पर आप कमांड रखें, आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का क्या लिख दें 3ab, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस का 2ab बनेगा, माइनस 3ab होगा, तो ये बात आपकी बैलेंस हो जाएगी। इतना अगर आपको पता है तो ये सवाल एग्जाम में तुरंत के तुरंत सोल्व हो जाता। कैसे भाई, a प्लस बी की वैल्यू 5 और यहाँ पर इसी का स्क्वायर होगा -5 गुणा में 3 15। रिजल्ट सीधे सीधे क्या आ गया भाई आपका, क्या गड़बड़ किया हमने, 3 गुणा में 3, सॉरी 9 था यहाँ पर, ठीक है 9 था, कितना बचा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा भाई 80। तो एग्जाम में असल में ये करना था, ऊपर वाला काम आपका है एक तरीके से होमवर्क, उससे आप डिटेल में करें। 23 देखो, a रेशियो b 2:3 गिवन है, फिर 5a प्लस 3b रेशियो में 6a माइनस 2b, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर a की वैल्यू 2 मान लो, b की वैल्यू 3 मान लो, सीधे सीधे। तो क्या होगा 5 गुणा में 2 10, फिर 3b 3 गुणा 3 9, रेशियो 6 गुणा में 2 12 माइनस 3 गुणा में 2 6, 19 रेशियो में 6 आपका यहाँ से हो जाता रिजल्ट, ठीक है, लिखा जा सकता है, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं। चलो भाई, आज का ये अपना हो गया है रेलवे एग्जाम का डे 126 कंप्लीट, ठीक है। सेशंस को ध्यान से देखा करें, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो तुरंत के तुरंत उसी दिन आप क्या करें, या तो इसके नीचे कमेंट कर दें, वो तो सबसे बड़ी बात है। अगर आप कर सकते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई है तो एटलीस्ट इतना तो कमेंट कर दिया करेंगे, ठीक है सर आप 126 दिन से पढ़ा रहे हो तो एक कमेंट आपके लिए तो बनता ही है। तो कमेंट भी एटलीस्ट कर दिया करें, टीचर का डेडिकेशन देख करके ही। बहुत चमत्कारिक लेवल पर नहीं जाना है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा तभी मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें कहूँगा कि गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आपको जो भी जेन्युइन बातें लगती हैं असल में हर वीडियो के नीचे आप लिखा करें क्लास करने के बाद। आपका कोई सजेशन भी है कि सर इस टाइप का कुछ इंप्रूवमेंट करें, ठीक है। कंटेंट को लेकर भी आपको लगता है, आपको ऐसे नहीं लगता कि सर मुझे लगता है कि सवालों का लेवल इससे 3-4 गुना और बढ़ाना चाहिए, ऐसे वाली वाहियात बात नहीं करनी है। आपने मॉक टेस्ट देखे रेलवे के, उसके हिसाब से आपको लगता है कि सर नहीं कंटेंट का लेवल और ज़्यादा होना चाहिए, या फिर ठीक लगता है कि हाँ सर मैंने लेवल चेक किया था, मैंने 20-30 पेपर उठा करके देखे रेलवे के, उसके हिसाब से अपना मामला सही जा रहा है, तो वो भी कमेंट किया करें। अब कुछ ना कुछ जो आपको काम बताया जाता है एटलीस्ट उसे करें, पूरी शिद्दत के साथ करें कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम किल नहीं होगा। 30 पेपर अगर आप रेलवे के पुराने देख लेंगे, माइंड में एक शांति हो जाएगी कि इस टाइप का वो पूछता है। 30 पेपर देखने में टाइम कितना लगेगा, जीके रीजनिंग मैथ्स तीनों को भी इंक्लूड करने, एक पेपर आप नज़रों से गुजार सकते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के हिसाब से 1 घंटे में 4 पेपर आपने देखे, 30 पेपर है लगभग 7-8 घंटे में आपने देख ली। या फिर उनको अटेम्प्ट ही करके देख लो, सारा सरदर्दी खत्म हो जाएगा। उनमें से जीके का जो करंट का पार्ट पूछा गया था उसको तो अवॉइड करो, बाकी सारे क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट करके देख लो। तो फिर भविष्य में क्या है आपको पता रहेगा कि ये चीज़ पूछी जाती है। तो अपनी जो तर्क शक्ति है उसका थोड़ा सा प्रयोग भी करें। तर्क शक्ति आप सिर्फ पेपर में अप्लाई करते हैं अपनी रीजनिंग, उसे आम जीवन में भी अप्लाई करें कि कोई सवाल आपको आता है उसे देख करके जज नहीं करना है कि ये एक ईजी सवाल हो गया, ऐसे एग्जाम में नहीं आते, कोई हाई फाई होने चाहिए, नहीं, ये फिर मूर्खों जैसी बात हो गई। आपको आ रहा है तो इसका मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, जो चीज़ आपको नहीं आती है वो एग्जाम में आएगी। ऐसा होता है क्या? कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।